वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 6 सीयूटी वाले बच्चों के लिए। जितने भी बच्चों के पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिकल एजुकेशन है उन बच्चों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना यूनिट 6 जो क्या कहता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जामिनर हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि हमारे पास खेल नीतियाँ है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल नीतियों के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर कुछ नीतियाँ हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, राजीव गांधी हो गया, ठीक है, या फिर आपके अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ऐसे ऐसे अवार्ड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि उनकी शुरुआत कब हुई, रिसेंटली किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड किस लिए होता है। तो बेसिकली इसमें दूसरे टॉपिक में हमें इन्हीं सारी बातों को फोकस करना है। देन हमारा अगला टॉपिक आता है कि भारत में शारीरिक शिक्षा, खेल, योग में करियर के अवसर। मतलब कि आप फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं, आप योग के क्षेत्र में किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। तो उन करियर के संबंधित, उन करियर से रिलेटेड आपके आपके पास क्या क्या विकल्प है, वो सारी चीजें, वो अवसर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और एट दी एंड हम अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं भारत में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग में पाठ्यक्रम उपलब्ध। मतलब कि आप शारीरिक, मतलब कौन कौन से ऐसे करियर है, जैसे आप एज अ टीचर बन सकते हो किसी भी फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, योग के क्षेत्र में। तो कुछ कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कंसर्न के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल 4 टॉपिक को हमें यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। और इन 4 टॉपिक में से सबसे मेन टॉपिक जो आपको फोकस करना है, अच्छे से उसको देखना है, भारत में राष्ट्रीय खेल नीतियों के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, ठीक है, आपके अर्जुन अवार्ड हो गए, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गए, तो इन अवार्डों के बारे में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। बाकी इन दोनों से क्वेश्चन तो उतने बनेंगे नहीं, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ऊपर के 2 टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल जरूर बने रहेंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। यूनिट 6 है, 7 8 बहुत जल्दी आपका, देखो एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, धैर्य बना के रखना है। सारी चीजें आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से, सारा सिलेबस आपको कवर करा दिया जाएगा फिजिकल एजुकेशन का। बस आपको थोड़ा सा धैर्य, संयम बनाकर रखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को राष्ट्रीय खेल नीतियों के साथ। तो सबसे पहले जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन बातों को आपको क्या करना है, अपने माइंड में बिठा के रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सर ने ये बताया था, ये पॉइंट हमारा वैल्यूएबल हो सकता है। तो उन सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना है। जैसे इधर आप देखोगे कि भारत में राष्ट्रीय खेल नीतियों में पहला टॉपिक क्या आता है कि खेल नीति 1984। तो 1984 एक खेल नीति हो गया, इसको ध्यान में रखना है। इसका क्या उद्देश्य था, तो खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए देश की पहली नीति थी। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आता है कि देश की पहली खेल नीति कब आई थी, तो आपको बताना है 1984 में। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। इस वाले टॉपिक से, सारे टॉपिक से बस आपको बेसिकली डेट पे फोकस करना है, डेट से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और उसके बाद इसका क्या दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, महत्व में खेल और शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी खेल नीति को लाया गया था, तो खेल नीति 1984। ये सारी चीजें आपको, मतलब जितनी भी डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि एक एक पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल अच्छे से उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद खेल के क्षेत्र में बुनियादी खेल अवसंरचना को, विकास को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, ठीक है, जितने भी हमारे यूथ है जो अभी उभर कर निकल कर आए, जैसे वैभव सूर्यवंशी हो गए, तो ये अभी रिसेंट एग्जाम्पल हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1984 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना, युवा प्रतिभाओं की खोज करना। उसके बाद इस नीति को 1986 में राष्ट्रीय नीति के माध्यम से मजबूत भी किया गया था। तो एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में, हमारे सीयूटी के एग्जाम में बन सकता है कि खेल नीति 1984 को, ठीक है, खेल नीति 1984 को किस नीति के माध्यम से मजबूत किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1986 में खेल नीति 1984 को मजबूत किया गया था। ये पॉइंट आपको याद करके यहाँ पे रखना है। मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं खेल नीति 1992 के बारे में, ठीक है। 1992 में खेल नीति आई थी, उसका क्या उद्देश्य था, तो 1992 की जो खेल नीति थी 1984 की खेल नीति का विस्तारित संस्करण है। यानी कि अगर हम कहें कि ये ट्रेलर है तो इसका पिक्चर ये हो गया है, ठीक है। मतलब कि 1992 की खेल नीति क्या थी कि ये 1984 के बारे में विस्तार से बताती है, ठीक है। ये ध्यान में आपको एक बात रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीट में बन सकते हैं कि कौन सी खेल नीति 1984 की खेल नीति को विस्तार से बताती है, तो 1992 है, ठीक है।
तो 1992 क्या करती है, 1984 के बारे में विस्तार से बताती है, ठीक है, उसका विस्तारित संस्करण है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आप देखोगे एक नेम मेंशन किया गया है, माओ तसे तुंग की कहावत का संदर्भ। यहाँ पे आपको माओ तसे तुंग की कहावत का एक संदर्भ है, जैसे कि स्वास्थ्य पहले अध्ययन बाद में, ये चीज, ये लाइन आपको ध्यान में रखना है क्या, कि स्वास्थ्य पहले अध्ययन बाद में, यानी कि हेल्थ फर्स्ट एजुकेशन लेटर, ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो ये हो सकता है ये एग्जामिनर हमें ये लाइन दे दे, कि स्वास्थ्य पहले और अध्ययन बाद में, यह कथन किसका है, तो माओ तसे तुंग का है, ठीक है, मतलब उनकी कहावत का एक पार्ट है। उसके बाद इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा, इस मुहावरे, इस कहावत के थ्रू इन्होंने इस नीति को 4 भागों में बताया, जिसमें पहला भाग क्या कहता है कि देश भर में सकारात्मक खेल वातावरण का निर्माण करना, ठीक है, पूरे देश में एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है कि खेलों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा कहता है कि खेल प्रतियोगिताओं के स्तर में सुधार करना। और चौथा भाग कहता है कि खेल प्रबंधन में सुधार करना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे किसमें, खेल नीति को दर्शाते हैं, ठीक है, जो कि खेल नीति 1992 का एक बोल सकते हैं उसके बारे में ब्यौरा देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको खेल नीति के बारे में, 2 टॉपिक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि खेल नीति 2001 के बारे में, ठीक है। अभी हमने 1984 के बारे में पढ़ा, 1992 के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे 2001 के बारे में, ठीक है। तो ये नीति क्या कहती है, तो ये जो है केंद्र राज्य सरकार, ओलंपिक संघ, ठीक है, और राष्ट्रीय खेल महासंघों के सहयोग से खेलों के आधार पर व्यापक बनाने और उत्कृष्टता जैसे साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। तो ये बेसिकली ये जो नीति थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर बनाई गई थी, 2001 वाली नीति, जिसके अंदर आपको ओलंपिक संघ, ठीक है, IOA, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय खेल महासंघ, तो इनके सहयोग से जो खेल कराए जाते हैं उसके लिए इस नीति का निर्माण किया गया था, खेल नीति 2001 के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई पॉइंट मेन है ही नहीं, ठीक है, बस इसका उद्देश्य आप याद रख लेना, इसका उद्देश्य क्या था, तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो आपने हमारे जो स्पोर्ट्स का कल्चर है उसको आप बढ़ावा दो इस खेल नीति के माध्यम से, ठीक है, और हमारे यूथ को, ठीक है, मोटिवेट करो, एथलीट्स को प्रोत्साहित करो। तो खेल नीति 2001 किससे संबंधित है, इन बातों से रिलेटेड है। उसके बाद खेल नीति 2007 की बात करें हम, स्पोर्ट्स नीति में 2007 का पॉइंट क्या कहता है कि खेल को जीवन शैली के रूप में अपनाना। एग्जामिनर पूछ सकता है कि खेलों को जीवन शैली के रूप में अपनाना किस खेल नीति का एक पार्ट था, तो खेल नीति 2007 का एक पार्ट था, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना, व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक विकास और जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये हमारे खेल नीति 2007 का एक पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर हमसे CUT में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये यूनिट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, जो दूसरा टॉपिक हमारा कहता है कि कुछ खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये होता क्या है, ठीक है, और मतलब इसके साथ साथ कब कब शुरू किए गए थे, ठीक है, कितनी राशि इस पुरस्कार में दी जाती है, जो जिसको ये पुरस्कार दिया जाता है कितनी राशि उनको मिलती है, उनको कौन सा अवार्ड मिलता है, ये सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे। देखो, इसको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है कि खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मतलब इसको हम पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, ठीक है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ठीक है, तो पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ये भारत सरकार के युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये वाला जो पॉइंट आप इसको हाईलाइट करो कि ये भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा, किस मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। मतलब ये प्रश्न आ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, कौन सा मंत्रालय है जो ये अवार्ड जो है ये प्रोवाइड कराता है, तो ये हो जाएगा हमारा भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालयों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है, तो एक मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति, ठीक है, मतलब जो मिनिस्ट्री है उन मिनिस्ट्री का जो एक समिति है, वो समिति क्या करती है, तय करती है कि ये अवार्ड किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, मतलब कि वो नामों की एक सूची बनाती है, ठीक है, और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में उनके शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है।
मतलब कि बेसिकली इसमें 4 वर्ष का जो उनका योगदान होता है, जो उनका इस स्पोर्ट्स के अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जो उनका योगदान होता है, उस योगदान को मद्देनजर करते हुए ये अवार्ड मतलब दिया जाता है। 2022 तक पुरस्कार में 1 पदक, मेडल, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या-क्या दिया जाता है। तो मतलब एक आपका हो गया पदक, एक मेडल हो गया, ठीक है, प्रमाण पत्र हो गया, सर्टिफिकेट के साथ-साथ आपको 25 लाख रुपए जो है आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आएंगे जो आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1942 में, ठीक है, 1992, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1992। और प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1991 में दिया गया था। साथ ही साथ अंतिम पुरस्कार हमने 2024 में दिया है, ठीक है। लास्ट पुरस्कार जो है ये हमने इसको 2024 में प्रोवाइड कराया है। और किसके लिए, मतलब खेल उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इसको और मतलब देती है। कार्यक्रम का स्थान क्या होता है? तो राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ठीक है। और देश भारत हो गया, किसके द्वारा प्रस्तुत? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति इस अवार्ड को देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में देते हैं। कौन सा देश ऑर्गेनाइज करवाता है? तो भारत करवाता है, ठीक है। और उसके बाद पात्रता क्या है? तो भारतीय खिलाड़ी, मतलब कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। अगर हम ये अवार्ड दे रहे हैं तो इसके लिए कौन एलिजिबल है? तो मतलब हमारा भारतीय खिलाड़ी एलिजिबल हो सकता है। उसके बाद मेजबानी कौन करता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के तहत ये अवार्ड दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे ठीक है, हालिया विजेता, मतलब रिसेंटली किस किस को ये अवार्ड दिया गया है? तो आप बताओगे। गुकेश डोमाराजू हो गया, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। तो इन 4 लोगों को अभी हालिया में ये अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इसमें एक पॉइंट और है, इसमें कुल पुरस्कार कितने होते हैं, मतलब कुल पुरस्कृत कितने किए गए हैं इस बार? 62, ठीक है। उसके बाद प्रथम विजेता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। विश्वनाथ आनंद इसके प्रथम विजेता थे। मतलब अगर ये प्रश्न पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, उसके प्रथम विजेता कौन है? तो आप बता देना अभी, ठीक है। विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। ये भी रिसेंट का डाटा है, ठीक है। ये रिसेंटली डाटा है जो 2024 का आप बोल सकते हो, ठीक है। 2024 का ये रिसेंट डाटा है। तो आपको ये याद रखना है कि किस किस को क्या अवार्ड दिया गया था, कितनी राशि दी जाती है, ऑर्गेनाइज कौन कराता है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कराती है, किस मिनिस्ट्री के तहत ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। सेम चीज है, इसमें भी हम पुरस्कार से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। और खिलाड़ियों को, गुरु को हम लोग देते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये बेसिकली ये जो अवार्ड है ये हमारे खिलाड़ियों को दिया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें बात हमारे मेंशन रखा गया है। तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। अगर प्रश्न आता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो आपको बता देना है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसको हम लोग अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के पात्रों में से एक अर्जुन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले कि अर्जुन पुरस्कार का नाम हमने अर्जुन के नाम पर ही क्यों रखा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो अर्जुन था वो महाभारत, मतलब जो हमारा एक महाकाव्य है प्राचीन भारत का, ठीक है। तो महाकाव्य मतलब महाभारत, ठीक है। हमारा जो एक प्राचीन महाकाव्य है महाभारत, उसमें एक पात्र था अर्जुन नाम करके, जो तीर धनुष का शायद, हाँ, तीर धनुष लाता था, ठीक है। तो अर्जुन का ही एक पात्र था, ठीक है, उसके नाम पर हमने इसको रखा है। और हिंदू धर्म में उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और एकाग्रता के प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। और यह है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये भी कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो हमारी मिनिस्ट्री कौन सी? युवा मामले की और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन कौन करता है? तो मंत्रालय करता है, ठीक है। उनके द्वारा गठित एक समिति करती है, ठीक है। उसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्षों की अवधि के लिए खेल के क्षेत्र में उनके अच्छे प्रदर्शन, ठीक है, साथ ही साथ उनके खेल कौशल, अनुशासन, उनकी भावनाओं के गुणों को, इन सारी चीजों को देखते हुए दिया जाता है, ठीक है। 2020 तक पुरस्कारों में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, इस तरीके की प्रतिमा आप देख सकते हो, है ना, कुछ इस तरीके की प्रतिमा है। तो मतलब खिलाड़ियों को क्या मिलता है? तो उनकी एक इस तरीके की प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा, उनको एक सर्टिफिकेट, साथ ही साथ औपचारिक पोशाक, 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है।
तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले कि अर्जुन पुरस्कार में, अर्जुन अवार्ड में खिलाड़ियों को कितने कितने की राशि प्रोवाइड कराई जाती है, तो 15 लाख रुपए की, ठीक है। और कौन क्या क्या दिया जाता है, तो एक सर्टिफिकेट, इस तरीके की प्रतिमा, मतलब हो सकता है ट्रॉफी टाइप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पुरस्कार की हम बात करें तो प्रथम पुरस्कार 1961 में दिया गया था। लास्ट जो है अभी दिया गया है 24 में, 2024 में। और इनाम में क्या दिया जाता है, तो 15,000 रुपए की 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पुरस्कार 1961, लास्ट 24 2024, और कितना इनाम कितना मिलता है, 15 लाख रुपए का, ठीक है। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। देन है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड में क्या, तो ये हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उनके गुरु को दिया जाता है, ठीक है। मतलब एज अ टीचर को ये अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो खेलों के मतलब इसमें सेम चीज, खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए, ठीक है। किसके लिए, तो उनके कोचों के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत गणराज्य के खेल कोचिंग का सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम द्रोण के नाम पर रखा गया, जिन्हें अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। और जो प्राचीन भारत के सेम चीज थी, महाभारत से ही एक, ठीक है, अर्जुन के गुरु थे, ठीक है। महाभारत के एक पात्र है ना, और वो युद्ध के मास्टर थे। उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों को सैन्य कला और दिव्य हथियारों में प्रशिक्षण देने के लिए शाही गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति होती है, वो तय करती है कि किसको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्राप्तकर्ताओं का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति करती है। ये हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। और 4 वर्षों की अवधि में लगातार उनके जो एफर्ट्स है, उनके जो प्रयास है, उनको देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। देखो, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए सम्मानित किया जाता है। कोचिंग में आजीवन योगदान, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या है, जहां 20 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में उत्कृष्ट खिलाड़ी को तैयार करने के लिए उपलब्धियां शामिल है। और 2020 में इस पुरस्कार में एक कांस्य की प्रतिमा, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा, ठीक है। और साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का भी सेम चीज इसमें भी, ये उनको टीचरों को, जो भी खिलाड़ी है हमारे, उन खिलाड़ियों के जो गुरु है उनको ये दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे इस तरीके की, है ना, ये वाला जो अवार्ड है ये दिया जाता है उनके कोच को, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति। और किसके लिए पुरस्कृत किया जाता है ये, तो भारत में खेल कोचिंग सम्मान के लिए। आयोजित कौन करता है, भारत सरकार। इनाम की राशि क्या है, 15 लाख रुपए। प्रथम पुरस्कार 1985 में दिया गया था। लास्ट जो है अभी रिसेंटली 2024 में प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो डेटा है, आपको डेटा को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये आप कह सकते हो कि ये करंट अफेयर का भी टॉपिक हो सकता है आपका, है ना, कि पूछ मतलब एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, प्रथम बार किस वर्ष दिया गया था, तो 1985 में। लास्ट कब दिया गया है, अभी 24 में दिया गया है। और इसके प्रथम विजेता कौन थे, ये मतलब ये जो डेटा है ये 2024 का है, ठीक है। तो प्रथम विजेता थे भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है। ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नामबियार, ठीक है। और 2024 में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, किसमें दिया गया था, पैरा शूटिंग के अंदर। उसके बाद 2024 में दीपाली देशपांडे को शूटिंग के अंदर दिया गया था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेल में किसको दिया गया था, सुभाष राणा को। फीमेल में दीपाली देशपांडे, ठीक है, शूटिंग में। और सुभाष राणा पैरा शूटिंग में, ठीक है। 2024 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो रिसेंट डाटा है, आपको याद होना चाहिए। कुछ भी एग्जामिनर हमसे कोई से भी पॉइंट से क्वेश्चन बना के CUT में रख सकता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा में करियर के अवसर के बारे में। मतलब कि आप कौन कौन से एज अ करियर आप फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बना सकते हो, तो उसके लिए बेसिकली टॉपिक दिए गए हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कि पहला पॉइंट है हमारा स्कूल और कॉलेज में करियर, ठीक है। स्कूल और कॉलेज में करियर आप किस तरीके से बना सकते हो, एज अ फिजिकल एजुकेशन में। जैसे कि शारीरिक शिक्षा, शिक्षक की आवश्यकता स्कूल और कॉलेज को एक छात्रों को शारीरिक फिटनेस, खेल, समग्र, ये सारी चीजों के लिए होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है कि प्रशिक्षक स्कूल कॉलेज स्तर की टीम, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये भी रहने दो आप। तो ये सारी चीजें बस पढ़ लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। बस इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि स्कूलों में क्यों जरूरी होता है फिजिकल एजुकेशन का टीचर, कॉलेजेस में क्यों जरूरी होते हैं फिजिकल एजुकेशन के टीचर। बस वही चीजें मेंशन कर रखा है, और कुछ भी इसमें पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं अगला क्या है। खेल संगठन में आप करियर बना सकते हो, ठीक है। आप सरकारी और निजी मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा करियर बना सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन कर रखा है कि देखो, इसमें क्या है कि खेल संगठन में आप किस तरीके से करियर बना सकते हो। जैसे कि आप उनके प्रबंधन का, जैसे जो भी टीम होती है उनका प्रबंधन, इस तरीके से आप करियर बना सकते हो,
ठीक है, लॉजिस्टिक में, प्रमोशन में, ठीक है। और जैसे आप इसमें दे रखा है कि खेल आयोजन समन्वय में ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल आदि को ऑर्गेनाइज करवा सकते हो आप, ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट है नहीं, वैलिड पॉइंट। इसमें देखो गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन आप करे कैसे बना सकते हो, तो पत्रकार के रूप में, ठीक है। आप स्पोर्ट्स पत्रकार बन सकते हो, खेल पत्रकार, ठीक है। मीडिया आउटलेट्स में, पत्रिकाओं में, ठीक है, समाचार पत्रों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों पर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग के लिए भी आप करियर बना सकते हैं इसमें। साथ ही साथ आपका फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखना है। और एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज वो पूछ सकता है कि सरकारी एवं निजी संगठन में आप किस तरीके की करियर बना सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, आपको फिटनेस ट्रेनर हो गया, पर्सनल ट्रेनर हो गया, ठीक है, मीडिया आउटपुट का आप बता सकते हो, खेल पत्रकार बता सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर देना, ठीक है। वैसे वहां से क्वेश्चन कुछ बनते नहीं है तो वो पूछेगा भी नहीं। इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये क्या कहता है, खेल में करियर के अवसर, ठीक है। तो हमारे जो स्पोर्ट्स है उसमें हम कैसे करियर बना सकते हैं, ठीक है, उसमें करियर बनाने के क्या क्या अवसर हैं। तो सबसे पहले व्यवसायिक खेल करियर के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप पेशेवर एथलीट, खेल प्रशिक्षक, रेफरी, है ना, मतलब कि आप एथलीट बन सकते हो, खेल ट्रेनर बन सकते हो, साथ ही साथ आप रेफरी, अंपायर बन सकते हो। तो व्यवसायिक खेल में आप 3 तरीके के अपने करियर बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें खेल मीडिया और पत्रकारिता की, पार्ट बी की, तो खेल मीडिया पत्रकारिता में आप खेल कमेंटेटर बन सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में सिद्धू हो गया, है ना, हरभजन सिंह हो गए, तो ये सारे कमेंटेटर में आ चुके हैं आप लोग। अब लेखक हो गया, पत्रकार हो गया, साथ ही साथ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। तो इन सारी चीजों में आप मतलब अपना करियर बना सकते हैं। खेल फिटनेस उद्योग में क्या, तो फिटनेस प्रशिक्षक के रूप में, योग प्रशिक्षक, खेल चिकित्सक। तो इन 3 टॉपिक के बारे में आप अपने यहाँ पे करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि व्यवसायिक में हमारे पास कौन कौन से करियर उपलब्ध है, खेल मीडिया और पत्रकारिता में हमारे पास कौन कौन से करियर उपलब्ध है, और साथ ही साथ फिटनेस उद्योग में हम कौन कौन से करियर में अपना, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। योग में करियर के क्या क्या अवसर है, तो योग में आप कैसे करियर बना सकते हो। तो देखो, योग प्रशिक्षक के रूप में आप करियर बना सकते हो, जैसे कि योग शिक्षक हो गया, है ना, योग चिकित्सक के बारे में, और कॉर्पोरेट योग प्रशिक्षक योग। तो ये 3 चीजें आपको योग में मतलब याद रखना है कि योग के अंदर, ठीक है, योगा के अंदर आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। पहला तो था हमारा योग ट्रेनर के रूप में, योग प्रशिक्षक के रूप में। दूसरा हमारा कि योग शिक्षा, ठीक है, योगा एजुकेशन में आप कैसे करियर बना सकते हैं, तो योगा में शोधकर्ता करके, योग शिक्षक, योग विद्यालय प्रशिक्षक के बारे में। तो ये 3 पॉइंट आपके योग शिक्षा में आते हैं, ये 3 पॉइंट आपके योग प्रशिक्षक, योग ट्रेनर के रूप में आते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देन हमारा शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, ठीक है, मतलब कि इसके लिए आपको क्या क्या पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे दिया है शारीरिक शिक्षा स्नातक यानी कि बीपीएड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएड की, ठीक है। बीपीएड के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आपके पास 2 वर्ष का जो पूर्णकालिक आपका वो होना चाहिए, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है, बीपीएड का टाइम पीरियड है वो 2 साल का होता है। योग्यता 12वीं पास प्लस में स्नातक, है ना, ग्रेजुएशन। और इसका विवरण क्या है, तो ये एक व्यावसायिक डिग्री है जो शारीरिक शिक्षा शिक्षण में व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक डिजाइन किया गया है, ठीक है। बीपीएड के बाद क्या क्या कर सकते हो आप, जैसे कि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल में विज्ञान स्नातक यानी कि बीएससी, बीएससी या बीपीई, ठीक है। इसमें क्या, तो इसकी जो अवधि है वो 3 साल की है। इस कोर्स की अवधि जो टाइम पीरियड है 3 साल का है। और योग्यता किसी भी स्ट्रीम में आपको 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप 12वीं पास होने चाहिए। इसका विवरण क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल के पीछे के विज्ञान पर केंद्रित एक डिग्री है ये, ठीक है। तो ये चीज, इन डिग्रियों को आपको करना बहुत जरूरी है। अगर हम पीजी कोर्सेज की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें, तो शारीरिक शिक्षा में एमपीएड, ठीक है। तो ये चीज आपको मतलब पूरा करना है। अवधि इसकी 2 साल की है। योग्यता बीपीएड और एनी डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए। विवरण क्या है, तो एक उन्नत डिग्री जो खेल के विज्ञान में शारीरिक शिक्षा के गहन अध्ययन को केंद्रित करता है, ठीक है। व्यायाम विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस एमएससी आप कर सकते हो, एमएससी इन, ठीक है। एमएससी इन आपका हो जाएगा हेल्थ साइंस के अंदर, ठीक है, एमएससी इन हेल्थ साइंस। तो ये वाला कोर्स आप कर सकते हो जिसकी अवधि कितनी है, 2 साल की है। योग्यता शारीरिक शिक्षा में बीएससी या उसके समक्ष। विवरण, तो व्यायाम और फिटनेस के वैज्ञानिक पहलुओं पर करना, एक ध्यान केंद्रित करना एक पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है।
अब कुछ है हमारे पास डिप्लोमा एंड सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में। तो डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, योगा इंस्ट्रक्टर सर्टिफाइड कोर्सेज, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, सर्टिफाइड कोर्स इन योगा थेरेपी। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो हमारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ कोर्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप कर सकते हो, जैसे कि बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट BSM, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। तो ये 3-4 कोर्सेज आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, कुछ भी एग्जामिनर हमें दे सकता है, तो बस आपको इसको याद ही करना है, और इसमें कुछ नहीं है। अब ये सारे कोर्स ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो ये पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कुछ लोकप्रिय संस्थान। तो ऐसे अगर आपको एडमिशन लेना है इन कोर्सेज में, अगर आपको इन कोर्सेज को पूरा कर अगर आपको करियर बनाना है, तो आप इन सारी चीजों में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि BHU है हमारा सबसे पहले नंबर पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, वाराणसी में स्थित है। दूसरा है हमारा हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में। तीसरा आता है आपका कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान के IIT भुवनेश्वर में, जो कि लोकेटेड है। फोर्थ है आपका पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थित है। पांचवा है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। और सिक्स्थ है आपका मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली में ये भी स्थित है। सेवेंथ है हमारा भारतीय खेल प्रबंधन संस्थान IISM, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। 8 है हमारा राष्ट्रीय खेल संस्थान, ठीक है, जो कि हमारा पटियाला में स्थित है। उसके बाद लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय, लास्ट में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ठीक है, LNIP, जो कि हमारा ग्वालियर में स्थित है। तो अगर आपको शारीरिक शिक्षा के अंदर करियर बनाना है, तो सारे जो जितने भी कोर्सेज हैं आपको डिटेल में बता दिए गए हैं, उन कोर्सेज को अगर आपको पूरा करना है, तो आप यहाँ से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो उसको पूरा करने के लिए। ये सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, ये सारे संस्थान उन कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और उनको पूरा करने के बाद आप अपने करियर को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी इस यूनिट 6 के अंदर, जितने भी टॉपिक थे हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल नीतियां, 3-4 नीति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, इसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। हमने शारीरिक शिक्षा, खेल, योग में करियर के अवसर को भी देखा, और शारीरिक शिक्षा, खेल मतलब जो पाठ्यक्रम है कौन कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, हमने उन सारी चीजों को भी देख लिया है, ठीक है। तो यूनिट 6 में बस इतनी ही बातें थी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझ में आ गई होगी। तो अभी अभी टाइम है आपके एग्जाम में, ठीक है। तब तक आपके सिलेबस जो है, आपका जो 2 यूनिट रह गए हैं, उसके बाद MCQs के जो क्वेश्चंस हो गए बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग धैर्य बनाए रखें, ठीक है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक।